हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कोई सा भी कंपटीशन दे दो आप, हर कंपटीशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा संख्या में इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वो टॉपिक कौन सा है। तो वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स नरेशन। ठीक है, तो वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे नरेशन। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डियर स्टूडेंट्स नरेशन। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार अपने दर्शन इस चैनल पर दिए हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगामी जितनी भी वीडियो लेक्चर होंगे वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दें, ताकि आपके बैचमेट, आपके क्लासमेट, हर विद्यार्थी इस क्लास को देख सकें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और इसका फ़ायदा हर उस स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जो कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, भले वो बीएसटीसी हो, भले वो पटवार हो, भले वो राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन ले लो, या फिर बैंक की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो। तो ऑल ओवर कंपटीशन के लिए यहाँ पर जो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको ज़िंदगी में कभी भी इस टॉपिक से अब घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, नो नीड टू फियर बमर्सर हियर। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल इसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जीरो लेवल से। यहाँ मैं आपको कोई स्लाइड वगैरह दिखा कर नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर पढ़ाते रहते हैं, स्लाइड वगैरह पहले से ऑलरेडी रहती है, प्ले करते रहते हैं, ये आ गया ये आ गया। ऐसे मज़ा नहीं आता है पढ़ने का। पढ़ने का मज़ा तो इसी प्रकार से आता है जैसे बिल्कुल आप ऑफलाइन बैठकर पढ़ रहे हो, बिल्कुल ये फीलिंग आएगी आपको इस क्लास में। बस ये है कि आपको ईमानदारी से इस क्लास को कम्प्लीटली पूरा पढ़ना है, भले ये 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, 1 घंटे की हो। क्योंकि अगर आपने क्लासेस को पूरा पढ़ा तो कभी भी कोई से भी इंग्लिश के टॉपिक से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में दिल से नहीं दिमाग से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इसीलिए ध्यान देना, बिल्कुल आपको कंप्लीटली हर चीज़ में बड़ा शानदार तैयारी मिलेगी। तो नरेशन को अगर हम बात करें तो नरेशन को हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कथन। बोलो क्या बोलते हैं? कथन। तो नरेशन को बोला जाता है कथन। ठीक है, अब कथन कौन सा? जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनके बीच में जो वार्तालाप के लिए जो यूज़ किए जाने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हीं को कथन बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस नरेशन वाले टॉपिक को देखकर आपको लगा होगा कि सर ये नरेशन क्या है, इसके बारे में तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। सुनोगे भी क्यों? क्योंकि आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हाँ, इसी में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ध्यान देना, नरेशन का जो सेंटेंस, नरेशन जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खूब पढ़ी होगी, लेकिन अब आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है, क्योंकि अभी तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकेडमिक लेवल पर इनको पढ़ा होगा, जहाँ पर आपके सेंटेंस आते थे और उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता था। अब हम यहाँ कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलना पड़ेगा। भले ये टॉपिक 2 दिन में 3 दिन में कभी भी ख़त्म हो, बस ये है कि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं नरेशन की। तो याद रखना, नरेशन जो होता है अर्थात ये जो कथन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी अगर साथ साथ लिखते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो बढ़िया फ़ायदे में रहोगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट की मदद से भी बाद में लिख सकते हो क्लास के बाद। लेकिन ये क्लास को आगे मत निकालना, ये थोड़ी यहाँ निकाल दी, थोड़ी यहाँ निकाल दी, थोड़ी यहाँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पूरी क्लास पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन के वाक्य को, नरेशन के
वाक्य को नरेशन के या नरेशन के वाक्य को या नरेशन को ऐसे लिख लेते हैं अपन, नरेशन को दो भागों में, नरेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, नरेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ अगर पूरी इंग्लिश टर्म यूज़ करूँगा ना, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा हिंदी मीडियम में प्राप्त की है, ग्रहण की है। और यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश टर्म में आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले से बताऊँ, मैं भले खुद इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जीरो से अगर चलना है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस केवल कंपटीशन फाइट करना है। बढ़िया शानदार नोट्स बनाएंगे क्लास में, कहीं आपको फालतू जगह बगने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इन यूट्यूब पर इन क्लासेस को बढ़िया ढंग से पढ़ लिया ना, तो इंग्लिश से कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो नरेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। बोलो कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। पहला भाग है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा भाग है डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन को मुख्य रूप से इन दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, ठीक है ना, बोलो कौन सा कथन? प्रत्यक्ष कथन। और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये हमने लिखा यहाँ पर अप्रत्यक्ष कथन। हिंदी में मात्राओं की गलती हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको इग्नोर कर देना। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कि मेरे से मात्रा की थोड़ी बहुत गलती हो जाए, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, तो हिंदी टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मात्राओं की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर कर देना। उस जैसे आपको मात्रा दिखाई दे कि सर ने थोड़ी गलत मात्रा लगा दी, तो वहाँ देख करके ठीक है कोई बात नहीं, ओम इग्नोराय नमः। ठीक है ना, इग्नोर कर देना उस चीज़ को। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। क्या करें इसमें, ये प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन का क्या चक्कर है? तो आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देना। याद रखना, ये तीन व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तीन व्यक्ति है, ध्यान देना, उदाहरण सहित समझा रहा हूँ। ये तीन व्यक्ति है, ठीक है, समझ लो, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। ये तीन व्यक्ति हैं, ध्यान देना। ये जो है ना, इसका नाम है, जैसे कोई सा भी नाम दे दो, इसका नाम है जैसे राम, इसका नाम है मोहन, और इसका नाम है स्टूडेंट सोहन, इसका नाम है सोहन। अब ध्यान देना, क्या हुआ, ये सोहन थोड़ा दूर खड़ा हुआ था और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इनका वार्तालाप चल रहा था, ध्यान देना। अब वार्तालाप क्या कर रहे थे, ये राम मोहन से कह रहा था कि यार सोहन बहुत अच्छा लड़का है। राम मोहन से कहता है कि यार सोहन बहुत अच्छा लड़का है। तो ये दोनों आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। अचानक राम को घर से फ़ोन आ गया कि तुरंत प्रभाव से आप घर पे आ जाइए, थोड़ा काम है। तो राम जी यहाँ से चले गए अपने घर पर। अब बचे यहाँ पर मोहन, ठीक है, और इधर खड़ा था सोहन। अब मोहन सीधा आता है सोहन के पास, ठीक है। अब मोहन आता है सीधा सोहन के पास, हेलो हाय करता है, ठीक है ना। अब मोहन सोहन से कहता है कि राम ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो,
समझ में आ गया। राम ने तो मोहन से क्या कहा था कि सोहन बहुत अच्छा है, सोहन बहुत अच्छा है, लेकिन अब मोहन जब इसकी बात को इसके सामने रखेगा तो वो कहेगा कि राम ने मुझसे कहा तुम बहुत अच्छे हो। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, जो सेंटेंस आपस में ये दोनों यूज कर रहे थे, वो सेंटेंस थे डियर स्टूडेंट्स, बोलो कौन से स्पीच के? डायरेक्ट स्पीच के। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के वो सेंटेंस थे। जब राम के यहाँ से जाने के बाद जब उन्हीं बातों को मोहन ने किसके सामने रखा? सोहन ने। जो राम ने मोहन से कहा उन बातों को जब मोहन ने सोहन के सामने रखा, उसको बताया, तो वो जो सेंटेंस, वो जो वार्तालाप इनके चले, वो जितने भी सेंटेंस थे वो कहलाएंगे कौन से स्पीच के? इनडायरेक्ट स्पीच के। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। तो मैंने उदाहरण सहित आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, कि ये प्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हुआ हम आगे बढ़ेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, चलते हैं आगे। अब देखो आपके एग्जाम में मोस्टली अभी तक सेंटेंस आया था डायरेक्ट स्पीच का और उसको बदलना था इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम दोगे, जैसे आप अभी जैसे BSTC का दे रहे हो, छोटा मोटा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ तो लेवल ये रहता है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप बड़े कंपटीशन की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर दोनों मिलेंगे आपको। दोनों का मतलब है आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देकर इनडायरेक्ट में बदलने के बारे में बोल सकता है, या इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य देखकर डायरेक्ट स्पीच के बारे में या उसमें बनाने के लिए हिंट दे सकता है। तो आपको दोनों लेवल पढ़ने। लेकिन अभी हम शुरुआती क्लासेस में मैं आपको मात्र 2 परिवर्तन सिखाऊंगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। अभी शुरुआत में तो ये पढ़ेंगे, फिर आखिरी में दूसरा परिवर्तन हम पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो आप लोगों ने समझ लिया, लिख भी लिया होगा। नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आखिरी में जब पूरा बोर्ड पर जाए ना तब स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना आराम से। अब ध्यान देना, ये दोनों लिखने के बाद अब हमने इसका डिवाइडेशन तो कर दिया भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा पॉइंट है, ध्यान देना, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान पूर्वक समझना। सबसे पहला जो इसका भाग है वो है डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद दूसरा आता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरा भाग है, ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट में बोलेंगे स्टूडेंट्स आरवी। आगे जब जितने भी नियम हम लिखेंगे ना, वहाँ मैं आरवी लिखवाऊंगा और इसको लिखवाऊंगा आरएस। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आरवी और आरएस क्या है। तो आरवी का मतलब तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये भी ध्यान से समझना। तो याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में लिखेंगे। तो ये क्या होती है, ध्यान देना, इधर मैं सामने लिख देता हूँ इसके। आपने सुना होगा इन्वर्टेड कोमा,
इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा जो ऐसे लगाई जाती है, ध्यान देना, मैं थोड़ी यहाँ लगाकर आपको बता देता हूँ, ये ऐसे लगाई जाती है, ध्यान देना, इन्वर्टेड कोमा 66-99 की तरह नज़र आती है, ठीक है ना। ऐसे बच्चों को समझाने के लिए हम बोलते हैं 66-99, तो ऐसे इन्वर्टेड कोमा होती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग आरवी कहलाता है। समझ गए। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग रहेगा डियर स्टूडेंट्स, वो भाग रहेगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग जो रहेगा वो आरवी कहलाएगा। और इसके बाद जो दूसरा भाग हमने लिखा था, बोलो कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये क्या है, ये ध्यान देना, इसको अपन क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे आरएस, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है, ध्यान देना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग आरएस कहलाता है। तो ये दोनों के बारे में हमने लिख लिया, आरवी और आरएस के बारे में, कि आरवी तो कौन सा भाग रहेगा और आरएस कौन सा भाग रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। पहला सेंटेंस आ रहा है, ही सेड टू मी, ठीक है ना, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये सेंटेंस है, ध्यान देना, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब सेंटेंस आपको इस तरीके का मिलेगा। अब देखो, आपको पहले सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस आरएस का है या आरवी का है। तो आरएस और आरवी का जब आप सेंटेंस देखोगे तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रख लेना अच्छे से। आरएस का वाक्य हमें डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट का है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य रहेगा वो दो भागों में बटा हुआ रहेगा, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। और इनडायरेक्ट का वाक्य पूरा एक साथ आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आपको ऐसे इन्वर्टेड कोमा मिलेगी, इनडायरेक्ट के वाक्य में नहीं मिलेगी, ये अंतर होता है दोनों में। अब हमारे सामने ये दोनों सेंटेंस है, दो भाग हैं इसमें डायरेक्ट के। तो याद रखना, ये तो एक भाग तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, और एक भाग यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक हो गया इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। हमने पहला नियम लिखा कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग आरवी कहलाएगा, तो ये बाहर वाला भाग है तो इसको हम लिखेंगे आरवी, और इसके अंदर वाला जो भाग है इसको हम लिखेंगे आरएस। अब आपको कभी समस्या नहीं आनी चाहिए पहचान करने में कि आरवी कौन सा है और आरएस कौन सा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप यहाँ तक जल्दी से लिखें, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप उसमें स्क्रीनशॉट लो तो अच्छा, लिखो तो अच्छा। मैं अभी फटाफट इसको हटाकर दूसरा भाग स्टार्ट करूँगा, इसका अगला बिंदु स्टार्ट करूँगा। पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट में लेकर आऊँगा, जल्दी से लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टेटस पर, ताकि हर विद्यार्थी को ये फ्री एजुकेशन मिल सके, इसका कोई उसको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अब जो बीड़ा मैंने उठाया है हर स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाने का, उसमें आप ही को सपोर्ट करना है, आप ही को सहारा बनना है, क्योंकि टीचर का काम केवल पढ़ाना है, लेकिन उसके पढ़ाए हुए कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम स्टूडेंट्स का होता है। तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत शानदार समझ में आ रहा है सर,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करो, अपने स्टेटस पर लगाया करो, ताकि जो भी देखे उसको पता लगे कि वास्तव में यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और कुछ नहीं चाहिए अपने को, तो बस केवल जो ज्ञान हमारे अंदर है इसको हम बांटना चाहते हैं। इसको लेकर ऊपर जाएंगे, क्या फ़ायदा, बांट चलो, ताकि हमारे जाने के बाद भी कभी आप लोगों को लगे कि वास्तव में एक सर थे जो बिल्कुल हमें अंग्रेजी का इतना शानदार ज्ञान देकर गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अपना नरेशन का, यहाँ तक 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ से इनको हटा रहा हूँ, ध्यान देना। अब अपन चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अभी यूँ मान के चलना, नरेशन का ट्रेलर चल रहा है, ये समझ गए। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ये मात्र और मात्र ट्रेलर चल रहा है, जिसमें आप लोग केवल थोड़े से नियम वगैरह समझोगे। बाकी पिक्चर जब चलेगी ना तो इतना मज़ा आएगा डियर स्टूडेंट्स, इतना मज़ा आएगा कि आपको लगेगा कि सर इस टॉपिक को हम इतना ख़तरनाक मानते थे, आपने तो चुटकियों में कर आसान करना बना दिया इसको। तो देखो तीसरा बिंदु लेते हैं अपन यहाँ से। तीसरा बिंदु आता है और वो कहता है डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में मुख्य रूप से तीन परिवर्तन किए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से परिवर्तन है? पहला, ठीक है, पहला नंबर डाल के लिखना डियर स्टूडेंट, चेंज इन टाइम। दूसरा नंबर डाल के लिखना चेंज इन प्रोनाउन। और तीसरा नंबर डाल के लिखना चेंज इन टेंस। तो ये मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा उसमें मुख्य रूप से ये 3 परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस। ठीक है, आराम से इनको फटाफट लिख लो, और नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं समय में परिवर्तन। दूसरा है जिसमें हम लिखेंगे सर्वनाम में परिवर्तन। और तीसरा है काल में परिवर्तन। ये जो जनरल इंग्लिश का जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, याद रखना कोई सा भी एक कंपटीशन दे लेना जिसमें इंग्लिश आती हो, और सिलेक्शन की मुख्य भूमिका निभाती इंग्लिश, क्योंकि हर कोई की इंग्लिश इतनी शानदार नहीं होती है। हर व्यक्ति का सबसे कमज़ोर भाग रहता है इंग्लिश। जीके की पूछ लो धुरंधर, रीजनिंग की पूछ लो धुरंधर, मैथ्स की पूछ लो धुरंधर, हर चीज़ में धुरंधर। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो डरने लग जाते, कांपने लग जाते हैं। अब आपको नहीं कांपना पड़ेगा, बस आप रेगुलर एक वीडियो रोज़ाना देख लो। आपकी सारी इंग्लिश करवाऊंगा मैं, जितने भी ग्रामर में टॉपिक होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको इस चैनल पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपकी एक गुरु दक्षिणा मैं भी मांगना चाहता हूँ आपके द्वारा। आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को शेयर करना है अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। हर स्टूडेंट्स को कम से कम 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है, समझ गए? हर स्टूडेंट्स को कम से कम 10 लोगों को से सब्सक्राइब करवाना है।
ताकि वो 10 लोग भी उसको देखें वीडियो को और उनको भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। यूँ नहीं कि मेरे को बड़ा चैनल पता लग गया, इसमें इंग्लिश बढ़िया पढ़ाई जा रही तो बस मैं ही पढ़ूँ, दूसरे को नहीं बताऊँ। ये बिल्कुल सरस्वती का अपमान होगा, ध्यान देना। ये कभी भी दिमाग में भावना मत ले आना। जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करना, उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको। इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लेना। यही आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख दिया समय में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, काल में परिवर्तन। तो ये 3 प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम चेंज करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और लिख रहे हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो। अब मैं आगे जा रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर। अभी हमने 3 परिवर्तन लिखे थे नरेशन के, अर्थात डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में। उसका सबसे पहला भाग हम लेते हैं और वो पहला भाग आ रहा है, ध्यान देना, चेंज इन टाइम। पहला भाग आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन टाइम। अब ध्यान देना, एक टेबल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। आप पहले देखो, समझो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लो और क्लास के बाद उसको छाप लो। साथ के साथ लिखोगे, वीडियो पॉज कर करके लिख लिया करो, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है ना। नेट को भले 144 पे कर देना, वीडियो क्वालिटी 144 पे कर देना। अगर आपके नेट की प्रॉब्लम में कम है या ज़्यादा जा रहा है तो आप 144 पे ले लो। जब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तब आप उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले लो, वापस उसको 144 पे कर दो, तो आपका नेट भी सेव होगा। मुझे पता है कि पता नहीं आपका नेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अच्छे कामों में यूज़ किया करो, फालतू के कामों में यूज़ मत किया करो। यूट्यूब वगैरह देखने में, मूवीज़ वगैरह देखने में, वो सब दिमाग को भ्रमित करते हैं, दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। आपकी एज अभी पढ़ने की है तो केवल पढ़ाई में ध्यान लगाओ, फालतू की चीज़ों से अपने दिमाग को निकाल लो, फ़ायदा इसी में है। वरना अच्छे बेरोज़गारों से पूछ लेना, उन्होंने अपना पीक टाइम इन फालतू के इन कामों में बर्बाद कर दिया और आज रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए। यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और यहाँ हम लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इधर लिख दिया हमने डायरेक्ट स्पीच, इधर लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच। अब समझना, इधर ध्यान दो, सारे बोर्ड पे ध्यान दो, यहीं कहीं याद करवा दूंगा मैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हो टुडे, तो जब इनडायरेक्ट बनाओ ना तो टुडे का कर देना दैट डे। क्या कर दोगे? दैट डे कर देना। ठीक है ना। टुडे का मतलब आज होता है और दैट डे का उस दिन होता है। ऐसे ही आपको अगर टू नाइट दिया हो, क्या दिया हो? टू नाइट, तो इसको कर देना डियर स्टूडेंट्स दैट नाइट। इसको कर देना दैट नाइट। अगर आपको दिया हो मेरे प्यारे बच्चों टुमारो, TOMORROW, टुमोरो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको करना है आपको द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे। इसके बाद यदि आपको दिया हो डियर स्टूडेंट्स यस्टरडे, क्या दिया हो? यस्टरडे, तो इसका होगा द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे, या फिर द प्रीवियस डे। तो टुडे का डेट नाइट, टू नाइट का डेट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अगर आपको दिया हो हियर, तो हियर का कर देना प्यारे बच्चों देयर। अगर आपको दिया हो दिस, तो दिस का कर देना दैट। अगर आपको दिया हो दीस, तो दीस का कर देना दोज। अगर आपको दिया हो नाउ, तो उसका कर देना देन। अगर आपको दिया हो जस्ट, उसका कर देना देन। अगर आपको दिया हो जस्ट नाउ,
तो अब देन देन मत करना, नाउ का भी देन, जस्ट का भी देन। अब इसका मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा जस्ट देन। क्या हो जाएगा? जस्ट देन। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अभी कुछ वर्ड और हैं जिनको मैं ऊपर लिखूंगा मिटाकर। ठीक है, जल्दी से आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है फटाफट कंप्लीट करो। ठीक है, अब देखो आगे। तो यहाँ तक तो हो ही गया। कुछ वर्ड में हटा देता हूँ, अभी नहीं लिखा हो तो वीडियो थोड़ी रिवर्स ले लेना, वापस आ जाएगी, टेंशन मत लो। तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको दिया हो अगो तो इसका हो जाएगा बिफोर। ठीक है ना, अगो दिया हो तो इसका हो जाएगा बिफोर। अगर आपको दिया हो 10 तो इसका हो जाएगा सो। अगर आपको हैंस दिया हो इसका हो जाएगा देंस। आइदर दिया हो इसका हो जाएगा दाइदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हम। अगर दो शब्द और है, ध्यान देना। अगर आपको लास्ट दिया हो तो इसका कर देना प्रीवियस। और अगर आपको नेक्स्ट शब्द दिया हो, जैसे नेक्स्ट मंडे, तो उसका कर देना फॉलोइंग मंडे। ऐसे ये दो शब्द भी याद रख लेना। तो ये मोस्टली अधिकांश यही शब्द हैं चेंज इन टाइम के अंतर्गत जिनका हम यूज़ करेंगे। फटाफट इनको लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए बच्चों। तो आज की वीडियो क्वालिटी कैसी है? कल लाइव क्लास ली थी बेटा, उसमें थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया, उसमें आवाज़ तो बढ़िया आ गई लेकिन वीडियो क्वालिटी का इश्यू आ गया था। तो मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना रिकॉर्ड करके बड़ा शानदार क्लियरिटी वाली और उसको लाइव जैसे हम क्लास डाल दें, ताकि आपको बिल्कुल लाइव जैसी फीलिंग आए। आप जो जो प्रश्न बीच में पूछोगे मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। यूँ मत सोचना कि सर तो पढ़ा रहे, नहीं, सर ने तो पढ़ा दिया। अभी बज रहे हैं, यूँ मान के चलना रात के 11 बज रहे हैं अभी इस टाइम। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है ना, फिर रात में कम से कम आधा घंटा इसको एडिट करने में लगेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट पे डालकर सो जाऊंगा, फिर अगले दिन उसको अपलोड कर दूंगा। बहुत मेहनत होती है बेटा आप लोगों के लिए, लेकिन हम तैयार हैं। बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे तो किन को पढ़ाएंगे बताओ? ऐसा ज्ञान भी क्या काम का जिसको मैं लेके बैठा रहूँ। ठीक है, आपको बढ़िया समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ध्यान देना, बढ़िया लिखते रहना, बाद में आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली। ठीक है ना, इसको बढ़िया ध्यान से समझना। टेबल नंबर 2 को, दूसरी टेबल को। चेंज इन टाइम की जगह दूसरा आएगा चेंज इन प्रोनाउन। नया पेज यूज़ करना आप लोग। अगर ये टेबल वगैरह उतारे हो ना तो नए पेज यूज़ किया करो। जैसे उस पेज में वो कर लिया, अब नया पेज ले लो आप लोग। पेज की टेंशन मत लो, जितने ज़्यादा सुंदर नोट्स बनाओगे आप लोग उतना ही बढ़िया पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे। वरना ऐसा कचरा टाइप लिखोगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा रिवीजन में। इसलिए बढ़िया शानदार नोट्स बनाया करो। अब लिखना बंद कर दो, इधर ध्यान दे दो सारे के सारे। मैं यहीं का ये समझाऊँगा, ध्यान देना। पूरी टेबल यहीं से याद करवाऊँगा। ये हमने एक टेबल बनाई। ब्लॉक अभी आप मत खींचना पहले से। ये हो गया पर्सन, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया पजेसिव केस। मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखूंगा। आप बहुत सारे गाइड वगैरह में देखोगे सब्जेक्टिव के बाद यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है। मैं पजेसिव लिखूंगा क्योंकि याद में बहुत खतरनाक तरीके से करवाऊंगा आपको, इसीलिए सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, और ये अलग से छोड़ देंगे अपन। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ध्यान से समझना पूरी टेबल। इस टेबल को रट डाला तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, चलो यहां तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पर्सन। यहां हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। यहां हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स पजेसिव केस।
यहाँ हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ हम लिखेंगे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव केस, और यहाँ कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक कर छोड़ना है, उसको खाली छोड़ना है। अब आपने इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इंग्लिश में ध्यान देना, प्रोनाउन जो होते हैं ना उनको 3% में डिवाइड किया जाता है। कितने परसेंट में? 3% में। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में याद रखना दो ही प्रोनाउन है, एक तो है आई और एक है मेरे प्यारे बच्चों वी। बढ़िया याद कर लेना, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? आई और वी आएंगे, ध्यान देना। ये हो गया फर्स्ट पर्सन कंप्लीट। इसके बाद अपन सेकंड पर्सन की बात करें। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन में मात्र एक ही भाई साहब हैं और वो हैं कौन? यू। ये हमारा यू का भी ख़त्म, ठीक है, ये यू। इसके बाद आते हैं अपन थर्ड पर्सन में। ये हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें आता है एक तो ही, एक आता है डियर स्टूडेंट शी, एक आता है इट, एक आता है दे, और मैं यहाँ नेम नहीं लिखूँगा, नेम की जगह लिखूँगा डियर स्टूडेंट्स नाउन। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये नाउन मैंने अलग से जोड़ा है, भले यहाँ आपको प्रोनाउन दिख रहा है, यहाँ नाउन दिख रहा है, कन्फ्यूज मत होना। ये सारी चीज़ें याद करने की ट्रिक हैं, ठीक है ना। ये नाउन मैंने इसलिए इंक्लूड किया, मैं यहाँ नेम लिखूंगा ना तो आप सोचोगे किसी का नाम, लेकिन नाउन का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो अब ये सारे प्रोनाउन याद कर लेना। अब मेरे साथ साथ रिपीट करना, ठीक है ना। ओरल अगर जहाँ पढ़ रहे हो वहीं बोल देना, पहले मन में बोल देना। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट, दे और नाउन। ये प्रोनाउन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्रोनाउन है जो 3% में डिवाइड कर रखा है। ये अलग से हमने यहाँ नाउन को भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम इनके केस चलाते हैं, इसका पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव क्या क्या होता है। अब आपको ध्यान देना, मैं हिंट दे दूं, मैं एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊं आपको। ये पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव केस ये इस ऐसे याद मत करना, ये तो केवल नियम के अनुसार हमने लिख लिया, टेबल आप ऐसे बना लेना। याद करने का तरीका मैं बताऊं, इसको बोलना है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी फॉर्म, नॉट फोर्थ फॉर्म, चौथी फॉर्म, समझ गए? हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी फॉर्म, ऐसे याद करना। इंग्लिश प्लस हिंदी, काले कूद पड़ो प्लस पीली लुगड़ी, ठीक है ना। हाँ, ऐसे याद होगा आपको फटाफट, बहुत अच्छे शानदार तरीके से। अब हम बात करते हैं आई की। फर्स्ट फॉर्म आई होती है, सेकंड फॉर्म होती है प्यारे बच्चों माई या माइन, ठीक है, माइन भी होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है मी, और चौथी फॉर्म होती है माई सेल्फ। अब आप भले केस बोल दो, पजेसिव केस माई या माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। वी की सेकंड फॉर्म होती है आवर या आवर्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है इसकी अस, और चौथी फॉर्म होती है आवर सेल्वेज। क्या होती है? आवर सेल्वेज। जहाँ एक वचन होता है ना तो वहाँ सेल्फ जुड़ता है, और जहाँ बहुवचन होता है वहाँ सेल्वेज जुड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यू की सेकंड फॉर्म होती है यूअर या फिर होती है यूअर्स, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स यू, और चौथी फॉर्म में दो आते हैं, एक तो यूअर सेल्फ। अगर एक वचन होगा तो यूअर सेल्फ, और अगर बहुवचन होगा तो यूअर सेल्वेज। याद रखना, यू एक वचन के लिए भी आता है, बहुवचन के लिए भी आता है। कैसे मैं बताऊं? मैं कहूँ आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आप में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। 2-5 दिन बाद देखना उसकी वीडियो को, देखना बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, कोई 300 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो बहुत सारे। तो मैं कहूँ आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो आप तो बहुत सारे हो गए, बहुवचन हो गए, तो यहाँ आपको बोलेंगे यू, और अगर बहुवचन है तो यूअर सेल्वेज आ जाएगा। आप सारे मिलकर कहो आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो आप कौन हो गया? मैं हो गया। मैं तो एक ही हूँ, अकेला हूँ, एक वचन हूँ, तो मेरे लिए क्या आएगा? यूअर सेल्फ आएगा। तो बस ये अंतर होता है दोनों में। आगे बढ़ेंगे। ही की सेकेंड फॉर्म होती है हिज, थर्ड फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट हर, और चौथी फॉर्म होती है हर सेल्फ। सीख ऐसे गलतियां मत किया करो, ठीक है ना। ही की ले रहे हैं अपन, ही की हिज
इधर आ जाएगी हिम और इधर आ जाएगी हिमसेल्फ, ठीक है। हाँ, ये हो गया। शी की होती है हर, इधर आ जाएगा हर और इधर आ जाएगा हर सेल्फ, ठीक है, ये आ गया हर सेल्फ। इसके बाद इट की इट, इसकी इट की इट्स, इसकी इट और इसकी इट सेल्फ। इसके बाद दे की दियर, इधर हो जाएगी देम और इधर हो जाएगी देम सेल्वेज, देम सेल्वेज। और अगर नाउन आए तो जैसा वो दे वैसा का वैसा ही लिखना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। नाउन जैसे राम, राम्स, राम, राम, जो भी आए वैसा का वैसा लिख देना आप लोग, कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं करोगे। अब ध्यान देना, हमने ये इधर ब्लैंक छोड़ा है ना, यहाँ पर लिखना है डियर स्टूडेंट्स एस और गोला मार देना, इधर लिखना है ओ, गोला मार देना, ठीक है ना, इधर लिखना है एन और गोला मार देना। इसे ओ पे मत मारना वरना डबल गोला हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोष्टक बना देना ऐसे। तो SON, सन यानी पुत्र होता है, बस ये ध्यान रखना, बेटे की स्पेलिंग लिखनी है, बेटे को सन बोलते हैं। SON इसकी स्पेलिंग होती है। यहाँ S का मतलब लेंगे सब्जेक्ट, यहाँ O का मतलब लेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ N का मतलब लेंगे नो चेंज, ठीक है। ये ट्रिक आपको भी मैं समझाऊंगा जब अपन प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। तो एक बार आप जल्दी से इसको लिख लो, फिर इसके बाद मैं 3 नियम लिखवाऊंगा और उसके बाद फिर आखिरी जो भाग है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में फिर क्या है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ रूल नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, इसके बिना आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख पाओगे, बढ़िया ढंग से याद कर लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो आपने टेबल लिखी, इस टेबल के नीचे एक लाइन छोड़ो और एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, जो मैं आपको भी मैं लिखवाने वाला हूँ वो चीज़ लिखना, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम लिखो, रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट में लिखना प्यारे बच्चों, लिखो यदि RS के वाक्य में, RS समझ गए ना, रिपोर्टेड स्पीच, जो कहाँ मिलेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यदि RS के वाक्य में, यदि RS के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उन्हें RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब समझ गए ना वो एस वाला नियम, एस लिखाया था ना मैंने, उसका मतलब ये है कि ये जो प्रोनाउन होंगे ना, ये कहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चों, ये RS के वाक्य में मिलेंगे, तभी चेंज करना। RV के में मिले मत चेंज करना, वैसा का वैसा आता है। तो RS के वाक्य में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उन्हें RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो वो फिर आप करते रहना, जब अपन एग्जाम्पल समझेंगे तब समझाऊंगा। इसके बाद आता है दूसरा नियम, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक कर लिख लो। अब मैं दूसरा नियम लिखवाऊंगा, इसको हटाऊंगा। अब चलो आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम कहता है यदि RS के वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उन्हें RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये था दूसरा नियम, जिसमें हमने लिखा यदि RS के वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उन्हें RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है ना, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। इसके बाद रूल नंबर थर्ड, आखिरी नियम, इसमें लिखना यदि, यही लिखवा देता हूँ मैं, इसको फटाफट कवर कर लो वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर, जल्दी से कर लो बेटा। इसके बाद आते अपन रूल नंबर थर्ड पर। यह कहता है कि यदि RS के वाक्य में थर्ड
यदि आर एस के वाक्य में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज लिखा था ना प्यारे बच्चों, तो उसका मतलब यही है यदि आर एस के वाक्य में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आखिरी भाग लेंगे चेंज इन टेंस वाला। फटाफट कंप्लीट कर लो डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से कंप्लीट कर लो बेटा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। तो चेंज इन प्रोनाउन के बाद आखिरी भाग लेते हैं अपन, और आखिरी भाग आएगा जिसमें अपन लिखेंगे चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, इसके नीचे एक ब्रैकेट बनाना, कोष्टक बनाना, इसमें लिखना आर वी में परिवर्तन। दो टेबल बनेगी इसमें, आर वी में परिवर्तन। ठीक है, दो टेबल बनेगी, एक तो आर वी की, एक आर एस की। आर वी में परिवर्तन, अब ध्यान देना आर वी में कैसे परिवर्तन होगा, इसके लिए एक टेबल में बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, फिर लिख लो। यहाँ तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट। स्पीच वगैरह जोड़ते रहना, ठीक है ना, इनडायरेक्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स से दिया हो, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में से दिया हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाओगे तब भी आपको से लिखना है। अगर सेज दिया हो तब आपको सेज लिखना है। अगर से टू दिया हो तो टेल कर देना, और अगर सेज टू दिया हो तो टेल्स कर देना। ठीक है ना, टेल्स कर देना। इसके बाद अगर आपको शेल विल से दिया हो, फ्यूचर में शेल या विल प्लस से ये दिया हो, तो आपको वापस शेल या विल प्लस से लिखना है। अगर आपको शेल या विल प्लस शेल या विल प्लस से टू दिया हो तो इधर कर देना डियर स्टूडेंट शेल या विल प्लस टेल। ठीक है, अगर सेड दिया हो तो सेड कर देना, और यदि सेड टू दिया हो तो टोल्ड कर देना। और इंट्रोगेटिव में वैसे आस्क्ड आता है, जब अपन इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव पढ़ेंगे, वहाँ क्या करना है वो सब अलग नियम में लिखेंगे। अभी तो मैं केवल आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव का पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये टेबल फटाफट स्क्रीनशॉट में कवर कर लो इसको जल्दी से। फिर इसके बाद आखिरी टेबल पढ़ेंगे चेंज इन टेंस की, दूसरी टेबल आर एस में परिवर्तन। ठीक है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट टाइप करके बता दो मुझे, ताकि मुझे भी संतुष्टि मिलती रहे कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस और नो, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन लगा देना। समझ में आ रहा है तो यस लिख देना, और नहीं आ रहा हो तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अगली टेबल आती है डियर स्टूडेंट, जिस पर पूरा प्रोग्राम सेट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का, और ये टेबल ही है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेगी। इधर लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, और इधर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखना चेंज इन टेंस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखवाऊंगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में बदलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलो, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलो,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलो, पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में बदलो। ऐसे तो आप लोग उलझ जाओगे। ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप थोड़े बड़े हो चुके हो, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल याद करना है। आपको बस केवल याद रखना कि आपको डायरेक्ट में ये चीज़ें मिलेगी, इनडायरेक्ट में ये कर देना। बस याद रखना, यदि आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस, कुछ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ के साथ एस भी जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस जुड़ता है नहीं, ही के साथ एस, जैसे आई गो और ही गोस, आई के साथ गोई आता है और ही के साथ गोज आता है, तो वो ध्यान दे लेना। इसको चेंज करना मेरे प्यारे बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर आपको दिया हो डू या डैश प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको डू या डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो आप उसको चेंज करोगे डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है ना, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। इसके बाद यदि आपको दिया हो डियर स्टूडेंट्स इज एम आर, अब आगे मैं आईएनजी नहीं लिखूंगा, ध्यान देना, क्योंकि अगर उसने आईएनजी दे रखा हो तो वापस आईएनजी फॉर्म लिख दो। कभी कभी वो सेपरेट इज एम आर भी दे देता है, तो बच्चे वहाँ उलझ जाते हैं कि इसको क्या करे, आईएनजी तो है नहीं, तो मैं केवल इज एम आर ही लिखवाऊंगा। इज एम आर जहाँ दिखे सीधा उसको वॉज वर्ब में चेंज कर देना। आप आगे भले थर्ड फॉर्म दे रखी हो थर्ड फॉर्म कर देना, आईएनजी फॉर्म दे रखी हो आईएनजी फॉर्म कर देना, वो आगे की बात आपको वैसे की वैसी रखनी है। इज एम आर का हो गया वॉज वर्ब। इसके बाद यदि आपको हेज या हेव दिया हो तो हेज हेव को भी सीधा कर देना हेड। अब आगे थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म कर देना, नहीं आए तो मत लिखना। तो हेज हेव का डायरेक्ट आपको हेड करना है। तो ये तो प्रेजेंट का हो गया मामला क्लियर। इसके बाद ये चीज़ें इधर ले आते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो आपको करना है प्यारे बच्चों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज। और यदि आपको दिया हो डिड नोट, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी हो तो आपको उसको चेंज करना है हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपको दिया हो मेरे प्यारे बच्चों वोज या वर, तो आप इसको चेंज करोगे हेड बीन में। बोलो किस में? हेड बीन में चेंज करना। वोज वर को डायरेक्ट हेड बीन में करना, आगे आईएनजी फॉर्म आए आईएनजी फॉर्म लिख देना। इसके बाद यदि आपको दिया हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा उसमें कोई चेंज नहीं होता, वापस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये हो गया हमारा ये कंप्लीट। इसके बाद यदि आपको दिया हो शेल, ठीक है, क्या दिया हो? शेल। तो शेल का वैसे शुड भी होता है और वुड भी होता है, ध्यान रखना। तो वैसे मैं यहाँ पहले वुड लिखूँगा, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक लगाकर शुड लिखूँगा। ठीक है, इसके बाद यदि विल दिया है तो विल का वुड कर देना। ऑप्शन में ढूंढ लेना आपको, अगर वुड मिले शुड मिले दोनों मिले तो वुड कर देना, और अगर दोनों में से एक मिले तो वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर कैन दिया हो तो कैन का कुड हो जाएगा, और इसके बाद ठीक है कैन दिया हो तो कैन का कुड हो जाएगा। फटाफट लिखो, यहाँ तक देखिए जगह बच रही है, बिल्कुल बच रही है साहब। एक पॉइंट और आ जाएगा, कैन का कुड और मे का माइट हो जाएगा। मे का ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइट। बाकी सारे मॉडल वैसे के वैसे रहेंगे। मस्ट आ जाए, मस्ट का मस्ट रखना है। ठीक है, इधर शुड आ जाए ऑलरेडी तो शुड का शुड करना है। अब मेरी बात सुनना, इधर का इधर चेंज हो सकता है लेकिन इधर का इधर मत करना। जैसे उसने ऑलरेडी क्या नाम है, उसने ऑलरेडी वुड दे रखा है तो वुड देकर आप वापस विल में मत बदलना, क्योंकि डायरेक्ट के वाक्य को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना तो ये आएगा तभी वो आएगी, वो उसका इधर मत करना, उल्टा सीधा नहीं होता इसमें। ठीक है, जब आपको इनडायरेक्ट का देकर डायरेक्ट बनाए तब हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी ना तो मैं कह रहा हूँ कि कल की क्लास में इतना शानदार समझ में आपको आएगा कि आप कल्पना नहीं करोगे कि सर इतनी शानदार आपने ये टॉपिक हमें सिखा दिया। ठीक है, तो ये क्लास हम आज यहीं समाप्त करते हैं, और आप में से जिन स्टूडेंट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस नाइस वीडियो।